नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं, जहां यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है और हालात बद से बदतर बने हुए हैं और वहां लगभग 20,000 जो इंडियन हैं वो फंसे हुए हैं और वहां से इंडियन एम्बेसी के द्वारा कुछ लोग निकाले जा रहे हैं और लगातार उनकी जान बचाई जा रही है। ऐसे ही बागपत के निवाली गांव में मैं पहुंचा हूं, जहां एक युवक, एक छात्र अपने घर पहुंचा है। इस समय हम उसके घर पहुंचे हैं और बैठे हैं वो परिवार में, और आइए उनसे बात करेंगे, जानेंगे स्थिति क्या है। आइए मेरे साथ। यूक्रेन से बागपत पहुंचे हो, अपने घर पहुंचे हो। पूरा पहले तो अपना पूरा तुम्हारा परिचय जानेंगे कि क्या करते थे वहाँ, कैसे थे और क्या स्थिति वहाँ की बाद में बनी। जी। मेरा नाम विशांत है और मैं निवाड़ी गांव का रहने वाला हूं, जो कि बागपत ज़िले में पड़ता है। और मैं यूक्रेन में एमबीबीएस करने गया था आज से 3 साल पहले। तो मेरा वहां 3rd ईयर चल रहा था। इसी दौरान ये घटना घटी है। ठीक है जी। क्या स्थिति थी यूक्रेन में? आपने जिस तरीके से देखा कि वहाँ ऐसी क्या नौबत आई कि अचानक से एकदम भगदड़ मच गई। स्थिति की बात करें तो काफ़ी भयंकर स्थिति थी वहाँ। एक डर का माहौल छाया हुआ था बच्चों में, क्योंकि ये लोग ही अब जब यूक्रेनियन ही जब ऐसी कुछ घटना घटी तो यूक्रेनियन ही भागने लगे वहाँ से। तो हम तो वैसे भी फॉरेनर्स थे, तो हम लोगों को तो वैसे भी टेंशन थी, क्योंकि हमारी कोई वहाँ जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। एक्सट्रीम कंडीशन में हम क्या करेंगे, इमरजेंसी में क्या कदम उठाएंगे, वो तो कुछ पता था ही नहीं। बस ऐसे ही सब लोग डर के मारे अपने जहाँ भी थे वहीं रह रहे थे। खाना इकट्ठा कर लिया, पानी इकट्ठा कर लिया कि अगर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन आए तो वो लोग उस चीज़ को बियर अप कर सकें। जी। सबसे वहाँ जिस तरीके से वहाँ अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध के हालात सबसे पहले जो बने थे, आपकी नॉलेज में कैसा आया और आपने उस चीज़ को कैसे समझा? जी। अगर वार की बात करी जाए तो ये बात लगभग 24 फरवरी की है, जब कीव में 4 और 4:30 के अराउंड वहाँ हमला हुआ। फिर उसके बाद 7 बजे के अराउंड जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमला हुआ, मुझसे 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे हमारी जो वहाँ का एयरपोर्ट है शहर का, इवानो फ्रैंकोविस्क। फिर वहाँ हमला हुआ तो उसके बाद तो कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मतलब वहाँ कोई रुका ही नहीं। पूरी सड़कों पर जाम लगा है, गाड़ियों से भरा। जो लोग जिनको भागना है वो भाग रहे हैं। कोई एटीएम मशीन पर भीड़ लगी हुई है। और जितनी भी शॉप्स वगैरह, सुपरमार्केट वगैरह, सब जगह भीड़ है, क्योंकि सब लोग खाने की सामग्रियाँ पैसे कैश में निकाल कर और जो भी खाने की चीज़ें, पीने का पानी सब लोगों ने रिज़र्व करके रख लिया जब ऐसी कंडीशन देखी लोगों को। जिस शहर में रह रहे थे, उस शहर में जब गोलाबारी शुरू हुई तो आपके मन में क्या आया था? सबसे पहले आपका एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। जी। जब गोलाबारी हुई तो जब मैं बाहर निकला दो गोलाबारी के 2-3 घंटे बाद, कि मैं देखता हूँ एक बार कि क्या हो रहा है, कुछ अंदर कभी पता चले मैं अंदर बैठा रह जाऊँ और बाहर ही कुछ हो जाए। तो बाहर गया, मैंने देखा कि वहाँ लोग मतलब कोई भी स्टेबल नहीं था। या तो कोई रो रहा था, या फिर कोई बंदा किसी बड़े बड़े बैग भर कर जा रहा था। किसी ने टैक्सी बुला रखी थी कि अपना सारा परिवार शिफ्ट पोलैंड कर देगा। कोई बंदे जो जा रहे हैं तो किसी ने मतलब कोई सुपरमार्केट जाकर सारा सामान ला रहा था खाने का, कि अगर वॉर होता है तो हम लोग घर में रहें, बाहर जाना ना पड़े। तो सारी जितने भी खाने पीने की सामग्रियाँ, पैसा सबसे पहला हमला वहाँ कहाँ, किस चीज़ पर देखने को मिला? सबसे पहला हम, और जो भी एयरफोर्स है उनकी, उसकी कनेक्टिविटी तोड़ रहे थे। और जो और भी हमले हुए वो सब आर्मी बेस वगैरह पर, आर्मी जहाँ भी कैंट वगैरह थे सब वहीं हुए। कहीं बिल्डिंग वगैरह, कोई सोशल और जो इंसान, जो नॉर्मल इंसान था, किसी के ऊपर कहीं ऐसा कुछ गोला बारूद नहीं गिरा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सब पे हमला हो रहा है, कुछ वीडियो जैसी निकल के आ रही हैं। हाँ। जब ये लोग उस चीज़ का विपक्ष करेंगे, जब वहाँ के आम आदमी भी रशियन आर्मी का विपक्ष कर रहा है, तो वो लोग उनको भी मारेंगे ही, क्योंकि वो लोग उनको मार रहे हैं। जब वहाँ की आम जनता रशियन को मार रही है तो फिर जब आपने अपने घर वापस आने का फैसला करा तो आपको किन किन समस्याओं का सामना देखने को मिला? जब घर आने पहले तो वहाँ टैक्सी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लोग अगर टैक्सी बोल रहे थे तो वो 100 यूरो मांग रहे हैं। 100 यूरो का मतलब हो गया 8-8,500 रुपये एक बंदे के। बच्चे इतने सारे हैं तो वो तो कई लाख करोड़ रुपए बैठ जाएंगे। तो पहले तो टैक्सी नहीं हुई, लेकिन वहाँ 2-3 बंदे हमारे जानने वाले थे, उन्होंने टैक्सी करी जैसे भी करके, और फिर हम लोगों को बॉर्डर तक पहुँचाया। फिर उसके बाद हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई। जी। लगभग कितने जो छात्र हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं, या कितने अभी लगभग सेफ हो चुके हैं, क्योंकि आपके भी संपर्क में अभी बात हो रही होगी? जी। अगर मैं पूरी क्वांटिटी की बात करूं तो वहाँ लगभग 2000 के राउंड बच्चे थे मेरे शहर में। और वहाँ से लगभग 1900 और 1920-25 के राउंड बच्चे निकल चुके हैं, और जो बचे हैं वो किसी न किसी कंडीशन से, कोई ना कोई इनकी प्रॉब्लम है उसकी वजह से रुके हुए हैं। अच्छा। जी।
आप पहुँचे हो, आप सबसे बड़ा श्रेय किसको दोगे? भगवान को दोगे, माँ बाप के प्यार को दोगे, या फिर सरकार का इसमें कितना रोल बताओगे कि आप सही सलामत घर पहुँचे हो? जी, अगर श्रेय दिया जाए तो श्रेय तो सभी का है, सरकार का भी श्रेय है, और सभी का। यहाँ भी घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, तो इनका प्यार का भी श्रेय है, भगवान का भी मानता हूँ मैं। लेकिन जब हम यूक्रेन से निकले तो उसके बाद तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कार्य करा। जैसे ही हमने रोमानियन बॉर्डर पार करा तो वहाँ एम्बेसी के लोग खड़े हुए थे, वो लोगों ने हमको बस में चढ़ाया और हम एक शेल्टर में पहुँचाया हम लोगों को, और शेल्टर में हमें वहाँ सोने की जगह दी, खाने पीने का सारी सामग्री जो भी थी, सिम कार्ड वगैरह, कंबल वगैरह, क्योंकि हम लोग ठंड में थे वहाँ 5-6 घंटे से लाइन में, तो सिम कार्ड वगैरह सब दी हमने। घर बात की, घर वालों को शांति मिली। फिर उसके बाद उन लोगों ने 5-6 घंटे बाद जब सब बच्चों ने रेस्ट कर लिया, हम लोगों को एयरपोर्ट शिफ्ट करा। एयरपोर्ट शिफ्ट होने के बाद हम लोगों को डायरेक्ट उस काउंटर लाइन पे लगाया और हम लोगों को बोर्डिंग पास दिया कि आपकी फ़्लाइट है 4-5 घंटे में, आप निकलोगे यहाँ से। बस फिर हम 4-5 घंटे वहाँ हमने वेट करा, फिर उसके बाद हम लोग इंडिया की तरफ रवाना हुए। विशांत, एक अपना मैसेज अगर आप देना चाहो, क्योंकि जो तुम्हारे जैसे ही वहाँ छात्र या और लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? बस ये बताओ, या सरकार से क्या अपील करोगे? एक तो सबसे बड़ी बात, बच्चों की सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ऐसी वॉर की कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन से बच्चे डायरेक्ट नहीं निकाल सकती, क्योंकि वहाँ का एयर स्पेस कब्जा लिया है। और अगर मान लिया ऐसा कदम उठाया भी गया तो रशियन जो फाइटर जेट हैं, उनको ये लगेगा कि यही कोई विपक्ष का ही विमान है, तो उस पर वो हमला कर सकते हैं। इसीलिए ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो मैं तो बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप शांति रखें, धैर्य रखें। 2-4 दिन के अंदर ये सारा काम पूरा हो जाएगा, तुम लोग सभी इवैक्यूएशन हो जाएगा। अब जैसे कि खारकीव की बात करें, खारकीव में लगभग 2000 के अराउंड बच्चे फंसे हुए हैं, वो सब बंकर्स में रह रहे हैं। कोई जो भी, जिनको भी जहाँ स्टे करने की जगह मिल रही है वो वहाँ स्टे कर रहे हैं। लेकिन अब बात करिए इंडियन गवर्नमेंट ने रसिया से, क्योंकि वो खारकीव बिल्कुल रशिया में आ गया, रशिया के 20-25 किलोमीटर के राउंड है। तो रशियन गवर्नमेंट बोल रही है कि इन बच्चों को हम अपने उससे निकाल लेंगे, हम अपने बॉर्डर खोलते हैं, इन बच्चों को आप रशिया में भेजिए और रशिया से इनका इवैक्यूएशन करवाइए। तो इससे बड़ा हो ही क्या सकता है, अगर इतना बड़ा प्रोसेस इतनी आसानी से हो रहा है तो। यानी साफ तौर पर देखा जाए, इंडिया की जो एम्बेसी है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी साफ तौर पर चिंता नज़र आ रही है। यानी जो रशियन जो है उनसे भी बात करी गई है और अपने लोगों को निकालने की भरपूर बात की जा रही है। बाबा, क्या कहोगे देश के प्रधानमंत्री को लेकर? आपका बेटा घर आ गया। हाँ जी, इसकी मोदी की बहुत बढ़िया ईशानदारी है जी, जो सबके बच्चों को बाहर ला रहा काट काट। अच्छा, और होना भी चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी सरकार कुछ कर ही नहीं रही। नहीं, बहुत करिए जी, मोदी सरकार ही करिए जो कुछ करिए ना, एक भी बच्चा ना लिखता हूँ तक, एक भी नहीं लिखता जी। अच्छा, हाँ, जिस तरीके से आपने देखा, साफ तौर पर विशांत ने बताई अपनी जो आंखों देखा उनका हाल था और अपना जो दर्द था, और साफ तौर पर सरकार की जो कार्यशैली भी रही उस पर उन्होंने बताया, और एक मैसेज भी दिया कि जितने भी लोग हैं धैर्य रखें, सरकार पर विश्वास रखें। और एक विशांत से एक सवाल और करूंगा, शायद छूट गया, कि विशांत बहुत वीडियोज़ वहाँ से वायरल हो रही हैं और देश के जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि तिरंगा लपेट के हम निकल रहे हैं, जय हिंद करके चल रहे हैं, तो हमें वहाँ के सैनिक हैं वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। यानी इस बात को देखा जाए कि इंडिया की जो स्थिति है भारत देशों में कितनी मजबूत मान रहे हैं? अगर इंडिया की स्थिति की बात आए तो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी क्या, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि एक मेरे साथ एक अरबी बंदा था जिसने मेरे साथ बॉर्डर क्रॉस करा, मैंने उससे बात की कि तुम लोगों का एम्बेसी वगैरह और गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया, तो वो बोलने लगा कि एम्बेसी ने ये बोला कि जो हो तुम अपने ऊपर हो, तुम अपने ऊपर क्रॉस करो और अपने ऊपर ही देश आओ, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे आपके लिए। लेकिन अगर इसी के विपरीत इंडियन गवर्नमेंट की बात करी जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार करा कि आप वहाँ से इतने बजे निकलिए, बॉर्डर इतने बजे पहुँचिए, बॉर्डर पर वेट करो, क्रॉस होते ही हम आपको मिलेंगे, हम आपको वहाँ पहुँचाएंगे, खाने की सामग्री देंगे। फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा शेड्यूल बच्चों के लिए पूरा तैयार करा गया। तो इससे बड़ी तो कुछ बात हो ही नहीं सकती है। इसके जो ये पूरा शेड्यूल है आपको यहाँ तक के लाने का, इसमें क्या इंडियन गवर्नमेंट ने आपसे कोई पैसा लिया किसी तरीके का? देखो, पैसा तो एक नहीं लिया। जैसे मैं अपने फेयर से मैं वहाँ पहुँचा बॉर्डर पर, उसके बाद जो भी खाने का था, रहने का टोटल था, आपको सुविधा जो दी है सरकार ने बिल्कुल एकदम फ्री दी है, और आप सुरक्षित घर पहुंचे हो। और आपका कहना है कि ज़्यादातर लोग आ रहे हैं और 3-4 दिन में लगभग सभी लोग इंडिया में पहुंच जाएंगे, जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है। तो साफ तौर पर लाइव जनादेश की भी अपील है कि जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं वो धैर्य रखें, और सरकार कार्य कर रही है, एम्बेसी कार्य कर रही है, और प्रत्येक व्यक्ति को उनके घर तक पहुँचाया जाएगा, जिस तरीके से आज विशांत हमारे बीच बैठे हैं।
हालांकि जिस तरीके की वहाँ खबरें भी आ रही हैं कि जो कुछ लोग वॉर वार में फंस गए हैं और या कोई उनको दिल का दौरा भी पड़ा है, कुछ लोग की मौत भी हुई है, वहाँ 2-3 इंडियनों की मामला सामने आया है। लेकिन उनसे बस ये है कि धैर्य रखें, अपनी सरकार पर, अपने देश पर विश्वास रखें, जिससे कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँचेंगे। कैमरा से के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।